औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर कंप्यूटर टीचर 8th क्लास। जैसे कि हमने पीछे जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन जो है काफ़ी सारे डिटेल में पढ़ लिया है। अब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन बेसिक। व्हाट इज़ बेसिक? बेसिक जो है वो बेसिकली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। जैसे हमारे पास जो है लैंग्वेजेस में उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, फ़ारसी ये लैंग्वेजेस आती हैं। मैंने आपको बताया था कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं हर लैंग्वेज के। उसी तरह से हमारे पास ये एक लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड बेसिक। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको हाई लेवल लैंग्वेजेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज है जिसको हम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो वो मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लैंग्वेज कहलाती है और ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो बेसिक जो है वो डेवलप हुई थी 1964 में। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली क्योंकि ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत क्लोज लैंग्वेज जो है वो कंसिडर होती है, बहुत इजी लैंग्वेज कंसिडर हो सकती है। ठीक है, तो लर्न टू न्यू प्रोग्रामर्स इसलिए क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है ना कि बिगनर्स, छोटे बच्चे या बहुत आसानी से कोई भी अगर प्रोग्रामर है, न्यू प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो उसको जब कोड्स और पैटर्न्स याद करने होते हैं तो उसको ये लैंग्वेज जो है रीड करना बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक लैंग्वेज जो है यूज़ इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट बेसिक इनटू मशीन लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है कंप्यूटर जो है सबसे पहले ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में, जो मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करता है। बेसिक भी कन्वर्ट करता है जिसको हम इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास आगे दो मेन कॉन्सेप्ट है, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड का मतलब होता है वो कोड जो हमारी लैंग्वेज में मौजूद होता है। ठीक है, उसको हम सोर्स कोड या हाई लेवल लैंग्वेज कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये आपको मैंने बताया। अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कोड कॉल्ड अ सोर्स कोड। सोर्स कोड इज़ ऑल्सो अ सोर्स प्रोग्राम, क्योंकि एक प्रोग्राम लिखा जाता है इसलिए हम इसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज। द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, क्योंकि कंप्यूटर जो है सोर्स कोड को डायरेक्टली ना समझता है और ना एग्जीक्यूट करता है। उसको कोई किसी एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। वो सबसे पहले उस सोर्स कोड को कंप्यूटर लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड कहलाता है और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ठीक है, ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं। तो हमेशा एग्जीक्यूट करने से पहले सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड जो है मशीन लैंग्वेज में है, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत आसान है। ठीक, ऑब्जेक्ट कोड अ प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, और मशीन कोड, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में है, तो कंप्यूटर को ना उसे ट्रांसलेट करना है ना कुछ और, कंप्यूटर को उसे समझना आसान है। ठीक है, सोर्स कोड, सोर्स कोड इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये इनका कंपैरिजन है। ठीक है, डिफरेंसेस बताए मैं। ऑब्जेक्ट कोड इज़ रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज, ठीक है, थ्रू द कंपाइलर। सोर्स कोड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड हमारे लिए, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक, सोर्स कोड इज़ ईजी टू मॉडिफाई, ऑब्वियसली कि हमें पता है कि कहाँ हमने चेंजिंग करनी है, कहाँ हमने कोई लाइन ऐड करनी है, डिलीट करनी है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड हमें ना समझ आएगा ना हम उसे कर सकते हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। सोर्स कोड contains the fewer statements than the object code। ऑब्जेक्ट कोड में अगर हम कोड लिखना शुरू करें, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सिर्फ ए लिखा है तो ए के पीछे 0101 के 8 करेक्टर्स जो हैं वो आएंगे, 8 डिजिट्स जो हैं वो हम उसके पीछे लिखेंगे। तो आपको सोचें, तो ये स्टेटमेंट जो है छोटी तो नहीं होगी ना। ठीक है, तो आपके पास
फ्यूअर स्टेटमेंट्स जो हैं वो आती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड में जो है वो मोर स्टेटमेंट्स आती हैं देन द सोर्स कोड। इज़ दैट क्लियर? ठीक, हमारे पास ये इंटरफेस है बेसिकली बेसिक का, कि हम जब बेसिक का को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये इंटरफेस, जिस तरह वर्ड को ओपन करेंगे तो वर्ड की विंडो ओपन होती है हमारे सामने, हमने पेंट को ओपन किया था तो पेंट की विंडो ओपन, उसी तरह GW बेसिक को जब हम ओपन करते हैं तो इस तरह की ब्लैक स्क्रीन विंडो जो है वो हमारे सामने ओपन होगी। ठीक है, इसलिए इसको हमने नाम दिया है गेट स्टार्टिंग विद बेसिक। इज़ दैट क्लियर? ओके, अभी हमने जो है वो कोड्स पढ़े थे। ठीक है, और कोड्स के बाद ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 99, हमारे पास मॉड्स गिवन है। मॉड का मतलब होता है कि किस तरह से वो चीज़ ओपन है। एक डायरेक्ट मोड होता है और एक इनडायरेक्ट मोड होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है जब कंपाइलर के पास अपनी लाइक हम उसको जब लिख रहे होते हैं या तो वो उसके पास डायरेक्ट मोड कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट मोड और द कंपाइलर मोड is a default mode of GW Basic in which executes the command instantly as soon as we press the enter। क्योंकि बेसिक में हम जैसे ही एक लाइन लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, कंप्यूटर जो है वो उसको सारे को चेक कर लेता है कि आपने कहीं लाइन कोई गलत तो नहीं लिखी। तो कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, उसको डायरेक्टली रीड आउट करेगा। जिस तरह वर्ड में हमने कोई वर्ड लिखा है और फ़ौरन से उसको बताता है कि ये वर्ड आपका गलत है या ये सेंटेंस जो है वो आपका गलत है, फ़ौरन इंस्टेंटली बताता है। तो दैट इज़ अ डायरेक्ट मोड। मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन बता रही हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट मोड में जैसे ही हम एक लाइन लिखते हैं उसको हम कंपाइलर मोड भी कहते हैं। हमने एक लाइन लिखी, एंटर प्रेस किया, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर जो है वो उसको फ़ौरन से रीड करेगा, उसको आपको मिस्टेक जो है वो बताएगा। ठीक है, कमांड्स आर एंटर्ड इन द मोड दैट इज़ विदाउट लाइन नंबर। ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि लाइन नंबर कहते किसे हैं और लाइन नंबर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर इनडायरेक्ट मोड। जो इनडायरेक्ट मोड है उसमें होता है कि आप प्रोग्राम लिखते हैं पूरा, और प्रोग्राम लिखने के बाद आप फुल प्रोग्राम को डिफरेंट लाइंस में, जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप जब एल्गोरिथम किया था, अगर आपको याद हो तो एल्गोरिथम में हमने लाइन नंबर 1 स्टार्ट की थी, लाइन नंबर 2 जो है हमने लाइक 2 नंबर्स को ऐड करना था, फिर हमने 3 में जो है वो फॉर्मूला लगाया था, 4 में हमने नाम दिए थे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के हिसाब से। तो ये प्रोग्राम पूरा जब हम लाइन वाइज लिखेंगे लाइन नंबर के साथ जो है वो कहलाएगा हमारे पास इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड का मतलब ये होता है कि हमें ये पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद, पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद उसको रन करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ रन स्टेटमेंट या F2 जो हमारे पास कीबोर्ड पे मौजूद है। F2 का जैसी बटन हम प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद प्रेस करेंगे, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा आपके पूरे प्रोग्राम को। इज़ दैट क्लियर? जिसको हम इनडायरेक्ट मोड कहेंगे। द मोड इन विच द प्रोग्राम आर रिटन एंड एग्जीक्यूटेड एन एक्सप्लिसिट रन और F2 कमांड। ठीक है, GW basis is automatically shifted into the mode the user enter the line number। जैसे ही यूज़र जो है वो लाइन नंबर एंटर करेगा तो वो डायरेक्टली उसको इनडायरेक्ट मोड में ओपन कर देगा कि जब तक आप अपना प्रोग्राम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो उस प्रोग्राम को चलाएगा। इज़ दैट क्लियर? ये बहुत इम्पॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स थे आपके पास, मोड के भी और इससे पहले कोड के भी। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। Okay, I'm going to start your next topic that is about the structure of program। structure of program का मतलब ये है कि बेटा हम जब बेसिक में प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बेसिक एक लैंग्वेज है, अब इस लैंग्वेज में हम एक प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम उस प्रोग्राम को लिखते हुए जो हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उन स्टेटमेंट्स को हम किस तरह से लिखेंगे। स्टेटमेंट्स मीन सेंटेंसेस। ठीक है, जो हम सेंटेंसेस बना रहे हैं या स्टेटमेंट बना रहे हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, द बेसिक प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, हाउएवर द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी केप्ट। ये आपको रूल्स जो हैं बहुत ध्यान से सुनने हैं और इनको समझना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती है कि हम किस तरह से इनको फॉलो करेंगे। आपने इनको रूल्स को बहुत ध्यान से फॉलो करना है। ठीक है, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट स्टार्ट विद द लाइन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि लाइन नंबर्स जो हैं
वो आप 1 2 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। हम बेसिकली जो बेसिक रूल को फॉलो करते हैं या हम अपनी आसानी के लिए हम हर नंबर में गैप 10 का देते हैं, यानी कि लाइन नंबर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, हम इस तरह से लाइन नंबर रखते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम 10 का गैप ही देंगे लाइंस में, ठीक है। हम 5 का गैप्स देकर भी लाइंस को लिख सकते हैं। हम इवन विदाउट एनी गैप भी लाइन नंबर जो है वो दे सकते हैं। समझ आ रही है इस बात को, ठीक है। द लाइन नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड, ये बात पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि लाइन नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा। कि अगर आपने लाइन नंबर 20 अगर एक जगह लिखा है तो आप लाइन नंबर 20 दोबारा प्रोग्राम में स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप लाइन नंबर 20 लिखेंगे तो वो आपकी पुरानी लाइन नंबर जो है वो उसके साथ ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द लाइन नंबर टू स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द सेम लाइन विद सेपरेटेड विद द कॉलन। ये कॉलन का साइन है, इस साइन से अगर आपने एक ही स्टेटमेंट लिखी है, एक ही में लिखना है, तो हम कॉलन का साइन डालकर, यानी कि ये कॉलन जो है वो डिफाइन करता है कि आपकी नेक्स्ट लाइन जो है वो मौजूद है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर कैन बी इग्नोर्ड, इसका मतलब ये है कि आप जब लाइन नंबर लिख रहे हैं तो आप लाइन नंबर्स, अगर आपसे लाइन कोई मिस हो गई है, कोई आपने स्टेटमेंट मिस कर दी है, तो आप उस लाइन लाइक 20 और 30 के दरमियान आपकी एक लाइन मिस हो गई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 20 और 30 के दरमियान लाइक 25 लिखा लाइन नंबर एंड पे, और फिर आपने वो स्टेटमेंट को लिख दिया। कंप्यूटर उस लाइन नंबर को 20 और 30 के दरमियान में मीन्स 25 को खुद ही अरेंज कर देगा, ठीक है। उस लाइन नंबर को इग्नोर कर देगा, या आपने पहले लिखा है या बाद में, बस लाइन नंबर को वो अकॉर्डिंग टू योर लाइन नंबर खुद अरेंज करेगा। समझ आया, ठीक है। बेसिक कैन बी अरेंज द स्टेटमेंट रिटन इन द हैप्पैज़र्ड मैनर, ठीक, अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली इन असेंडिंग ऑर्डर। इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। ये सारे पॉइंट्स मैं भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक। एंटर की मस्ट बी प्रेस्ड, यानी कि आपने लाइन नंबर 10 लिखी है और लाइन नंबर 10 में आपने जो भी स्टेटमेंट लिखनी थी आपने वो स्टेटमेंट लिखी और आपने एंटर प्रेस करना भूल गए। आपने एरो की से नीचे एंटर मीन्स आप नीचे नेक्स्ट लाइन पे लेकर आए और आपने लाइन नंबर 20 लिखा और काम कर लिया। कंप्यूटर लाइन नंबर 10 को या लाइन नंबर 20 को फिर रीड नहीं करेगा। तो आपके लिए एक कंप्लीट लाइन बनाने के लिए या स्टेटमेंट उसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर इस लाइन को अलग कंसिडर करे। आपने एंटर की प्रेस करनी है, आप एरो की से नीचे नहीं आ सकते। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। अब ये आपके पास प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में अगर आप देखें ऊपर स्टेटमेंट डेवलप्ड अ बेसिक प्रोग्राम, ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे अपनी एग्जाम्पल में कर चुके हैं, हमने जो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट लिखा था, ठीक है, एरिया फाइंड किया था हमने, ठीक है। यहाँ उन्होंने एरिया के लिए लेंथ भी दी है 10 सेंटीमीटर और विड्थ भी दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको पता है एरिया, अगर रेक्टेंगल देखें तो उसमें एरिया की लेंथ और विड्थ ही होती है, ठीक। तो यहाँ पर प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है विद लाइन नंबर 10। इज़ दैट क्लियर, मैंने आपको बताया था कि लाइन नंबर हम देंगे, ठीक है। आगे हमने लेट ये स्टेटमेंट लिखी है कि लेट लेंथ मीन्स फॉर लेंथ, ये वेरिएबल नेम है, ठीक है, इक्वल्स टू 10 आपकी अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट लेंथ 10 है एंड विड्थ मीन्स विड्थ, ठीक है, दैट इज़ 8। नीचे नेक्स्ट हमने फॉर्मूला लगाया, पहले हमने 10 और 20 पे इनपुट दी, 30 पे हमने फॉर्मूला लगाया एरिया इज इक्वल्स टू यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय वर्थ, ठीक है। 40 पे हम सिर्फ एरिया भी कर सकते थे। यहाँ पर जो है लेंथ और विड्थ का मतलब यह है कि हमने लेंथ की वैल्यू भी डिस्प्ले करवाई और विड्थ की वैल्यू भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाई, ताकि हमें पता चले कि एरिया का हमने आंसर जो है वो ठीक कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो तीनों हमने जो वेरिएबल्स जो है वो करवाया। अच्छा, डिक्लेरेशन का यहाँ पर जो पॉइंट था, डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने लेंथ की वैल्यू भी डिक्लेयर करवाई, वेरिएबल असाइन किया गया, याद है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। 10 असाइन किया गया लेंथ के वेरिएबल को, 8 असाइन किया गया विड्थ के वेरिएबल को। लेकिन जो एरिया का लिखा हुआ है एरिया इज इक्वल टू एरिया, अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर हमने आगे लगाया कि इसका मतलब है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो वैल्यू जो है वो असाइन होगी एरिया के वेरिएबल को। अब एरिया का जो वेरिएबल है वो हमने इससे पहले ऊपर स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बताया वो क्या है,
हमने डायरेक्टली एरिया लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डिक्लेयर करना, क्योंकि कुछ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में हमारे पास जो भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसको पहले बताते हैं कि ये वेरिएबल जो है वो हमारे पास डेसिमल नंबर है, मेरे पास करेक्ट स्ट्रिंग है या कांस्टेंट है या कुछ भी हमें इंटीजर बताना पड़ता है, हमें इस वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन बेसिक में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के बहुत क्लोज है, जैसे हम एल्गोरिदम लिखा है, ठीक है, तो हमारे एल्गोरिदम के बहुत क्लोज लैंग्वेज है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इज दैट क्लियर? ओके, अब हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं जो मैंने आपको समझाई थी। नेक्स्ट वन इज़ योर रूलिंग ऑफ नेमिंग वेरिएबल, यानी कि हम जो वेरिएबल लिख रहे हैं, जैसे भी हमने लेंथ और एरिया और ये सारे वेरिएबल्स यूज़ किए, ठीक है, विड्थ का यूज़ किया, तो वो वेरिएबल जो नेम हम देंगे वो किस तरह से इसके को हम वैलिड रखेंगे कि कौन सा होगा जो कि गलत भी हो सकता है और कौन सा होगा जो ठीक होगा, ठीक है। A variable name must start with an alphabet. वेरिएबल नेम के लिए ज़रूरी है कि वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, यानी कि हम टू नम या टू एरिया नहीं लिख सकते, नंबर हम करके स्टार्ट नहीं कर सकते। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वेरिएबल नेम जो है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग मस्ट बी एंड विथ डॉलर साइन, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। अ वेरिएबल नेम इन द बेसिक कैन नॉट हैव स्पेस, यानी कि अगर आपने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो एरिया के बाद हम ऑफ में स्पेस देंगे, ऑफ के बाद स्पेस देंगे रेक्टेंगल, तो आपने इस तरह वेरिएबल नहीं लिख सकते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में स्पेस नहीं आएगी, ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ एरिया लिया था। इज दैट क्लियर? ठीक है। अ कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर कैन बी यूज, हम अल्फ़ाबेट और नंबर यूज़ कर सकते हैं लेकिन नंबर और अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरस्कोर सिंबल कैन बी यूज अपार्ट द वेरिएबल नेम, जैसे मैंने भी आपको बताया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर आपने इतना बड़ा वेरिएबल नेम लेना है तो उसमें हम अंडरस्कोर का साइन जो है वो यूज़ करेंगे कि एरिया स्पेसिंग के लिए अंडरस्कोर का साइन डाला, फिर ऑफ लिखा, फिर अंडरस्कोर डाला और फिर रेक्टेंगल लिखा, तो ये एक वेरिएबल, ये कंप्लीट वेरिएबल जो है वो कंसिडर हो सकता है, ठीक है। ओके, और हाँ, और ये ज़रूरी है कि ये अंडरस्कोर का साइन जो है वो किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में और एंड में नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपके पास एग्जांपल्स दैट इज़ वैलिड नेम, ठीक है, नेम डॉलर मार्क्स अंडरस्कोर मैथ नम वन, ठीक, एड्रेस एक्स वाई, इस तरह से हम ये वेरिएबल नेम बिल्कुल ठीक है। वेयर एज अंडरस्कोर, मैंने भी आपको जैसे बताया था कि अंडरस्कोर स्टार्ट और एंड में नहीं आ सकता, तो ये आपका वेरिएबल नहीं है, ठीक है। 5 मार्क्स, मैंने आपको बताया था कि नंबर पहले नहीं आ सकता, तो ये भी वेरिएबल नहीं है। एवरेज के बाद अंडरस्कोर है तो ये भी वेरिएबल नहीं है। प्रोडक्ट के आगे एट द रेट का सिंबल लगाया, हम करेक्टर्स को नहीं लगा सकते, इसलिए ये भी वेरिएबल नहीं है। दीज आर इनवैलिड वेरिएबल नेम। इज दैट क्लियर? तो सबसे आसान तरीका ये है कि शॉर्ट वेरिएबल नेम का इस्तेमाल करें, विदाउट स्पेसिंग के साथ इस्तेमाल करें, आप आराम से अपने GW बेसिक प्रोग्राम को लिख सकते हैं। आई होप अभी तक आपको जितने मैंने पॉइंट समझाए हैं एक प्रोग्राम लिखने से रिलेटेड, ये आपको समझ आ गए होंगे। बेटा बहुत ध्यान से ये सारे टॉपिक्स को आपने समझना है और अपने दिमाग में बिठाना है ताकि हम आने वाले टाइम में जो है वो प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। इज़ दैट क्लियर? आई होप ये आपको समझ आ गया है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।